ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। क्या होता है ओसीडी? किन लोगों में ओसीडी के होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं? क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं ओसीडी के पेशेंट्स में? और कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ ओसीडी में बहुत ही अच्छा काम करती हैं? यही सब बातें आज अपने इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो की जानकारी मिलती रहे उसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। Welcome to my YouTube channel Niramya 7. OCD is a disorder in which a persons have unwanted recurring thoughts, ideas और sensations. व्यक्ति के मन में एक ही तरीके के बार बार ऐसे विचार आते हैं जिस पर उनका कोई वश नहीं होता और इसे हम ऑब्सेशन कहते हैं। इन विचार की वजह से वो कुछ चीज़ों को करने के लिए बाध्य हो जाता है जिससे हम कंपल्शन कहते हैं। एंड दीज थिंग्स कैन सिग्निफिकेंटली इंटरफेयर विद हर सोशल इंटरेक्शन एंड हर डेली एक्टिविटीज़। अब यदि आप 1 घंटे से ज़्यादा इन कामों को करने में लगा रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहते हैं, आपकी सोशल लाइफ या आप भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में हैं, तब हम इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। तो अ डायग्नोसिस ऑफ ओसीडी रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ ऑब्सेशन एंड कंपल्शन थॉट्स विच आर टाइम कंज्यूमिंग। 1 घंटे से ज़्यादा यदि आप इन कामों को करते हैं तब हम इनको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। What are the risk factors for this obsessive compulsive disorder? किन लोगों में OCD के ज़्यादा चांसेस होने की संभावना होती है? तो फर्स्ट इज़ जेनेटिक। जिनके पेरेंट्स में या किसी सिबलिंग में कभी किसी OCD के सिम्टम्स आए हों तो चांसेस है कि आप में भी आ सकते हैं। सेकेंड इज़ बायोलॉजी। People with OCD have differences in frontal cortex region and the subcortical region of the brain, क्योंकि ये दोनों ही रीजन इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। थर्ड इज टेम्परामेंट। तो पीपल हु आर रिजर्व्ड एंड आर मोर प्रोन टू एंजाइटी एंड डिप्रेशन, उन लोगों में OCD होने की ज़्यादा संभावना होती है। फोर्थ इज चाइल्डहुड ट्रॉमा। तो यदि आपको बचपन में कोई चोट लगी हो तो चांसेस हैं कि आपको लेट चाइल्डहुड या यंग एडल्टहुड में OCD के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। एंड द लास्ट इज पीडियाट्रिक ऑटोइम्यून न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। इस तरीके के जो OCD के सिम्टम्स होते हैं वो बच्चों में अधिकतर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद या फिर स्कारलेट फीवर के होने के बाद देखने को मिलते हैं। अब इस OCD में आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं? फर्स्ट इज फियर ऑफ जर्म और कंटैमिनेशन, जिसको हम ऑब्सेशन कहते हैं। मन में ऐसा विचार आता है कि यदि हमने किसी चीज़ को छू लिया है तो कहीं हमें इन्फेक्शन ना हो जाए, वो चीज़ कंटैमिनेटेड ना हो, जिसकी वजह से वो बार बार अपने हाथों को धोएंगे या फिर बार बार शावर लेंगे। इसको हम कंपल्शन कहते हैं। सेकेंड इज़ फियर ऑफ फॉरगेटिंग, मिसप्लेसिंग और लूजिंग समथिंग। मन में ऐसा बार बार विचार आता है कि हमने डोर लॉक कर दिया है या नहीं, गैस या स्टोव ऑफ कर दी है या किसी भी वस्तु को हमने ठीक से संभाल कर रखा है, तब इसको हम ऑब्सेशन कहेंगे। अब इस ऑब्सेशन की वजह से वो बार बार डोर को चेक करेंगे कि डोर लॉक है या नहीं, उठकर बार बार गैस को या स्टोव को चेक करेंगे कि स्टोव बंद है या नहीं, या जिस चीज़ को उन्होंने रख दी है उसको बार बार जाकर देखेंगे कि वो चीज़ हमने ठीक से संभाल कर रखी है या नहीं। तो इसको हम कंपल्शन कहते हैं। थर्ड इज़ क्लीनलीनेस और हर चीज़ को प्रॉपर प्लेस पर रखना। दिस कैन बी ऑब्सेशन। उनके दिमाग में होगा ये चीज़ प्रॉपर प्लेस पर नहीं रखी है
ये चीज़ साफ़ नहीं है, तो कंपल्शन कैन बी, वो खुद उठ कर उस चीज़ को प्रॉपर प्लेस पर रखने की कोशिश करेंगे और उसको साफ़ करेंगे। अब these obsession can also be aggressive thoughts which can be towards oneself or others। एग्रेसिव थॉट्स यदि किसी के मन में बार बार आ रहे हैं तो उनको भी हम ऑब्सेशन कहते हैं। या फिर अनवांटेड फॉरबिडन थॉट्स टुवर्ड्स एनी रिलीजन और सेक्स, और यदि किसी धर्म के प्रति या सेक्स के प्रति भी बार बार कुछ विचार मन में आते हैं तो उसको भी हम ऑब्सेशन ही कहते हैं। कंपल्शंस कैन बी डूइंग रिपीटेटिव थिंग्स लाइक काउंटिंग, रिपीटिंग वर्ड साइलेंटली और प्रेइंग। कुछ लोगों में ओसीडी में कुछ और भी सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे बार बार आँखों का झपकना या फिर कंधों को उचकाना, कंधों या सर को बार बार झटकना, बार बार अपना गला साफ करना या कुछ चीज़ को सूंघते रहना या कुछ घुरघुराना। तो these symptoms can also be seen in patients of OCD. The people with OCD can't control their obsessions and compulsions, जबकि उनको पता है कि ये बहुत ज़्यादा है, and these obsession and compulsions interfere in their daily activities। लेकिन जब वो इन कंपल्शंस को करते हैं तो दे गेट टेम्परेरी रिलीफ इन देयर एंजाइटी, उनको एंजाइटी में थोड़ा आराम मिलता है, बट दिस कॉजेज अ ग्रेट डिस्ट्रेस इन देयर डेली एक्टिविटीज। व्हाट आर द होम्योपैथिक मेडिसिन्स वी यूज़ इन केसेस ऑफ OCD? तो जो टॉप 5 कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन्स हैं जो OCD के मरीज में उनके मेंटल्स को मैच करने के बाद आती हैं, उन दवाइयों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो पहली मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम उन लोगों में दी जाती है जो बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट या बहुत ज़्यादा फास्टिडियस होते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा सफाई पसंद होते हैं, उनको हर चीज़ प्रॉपर प्लेस पर चाहिए। इसके साथ साथ आर्सेनिक के पेशेंट में एंजाइटी या रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है, बहुत ज़्यादा घबराहट होगी या बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस होगी, जिसकी वजह से उसको बार बार पानी पीने की इच्छा होगी, थोड़ा थोड़ा पानी। उसके साथ साथ आर्सेनिक के मरीज के अंदर एक डर भी होता है, वो डर फियर ऑफ डेथ। वो डर किसी की वजह से भी, चाहे उसको कंटेमिनेशन से हो या किसी वजह से, तो फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ सॉलिट्यूड, फियर ऑफ स्पेक्टर्स, फियर ऑफ रॉबर्स, ये डर आर्सेनिक के मरीज के अंदर मिलेगा। तो जब हम मेंटल्स को मैच करके कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देंगे तो ऐसी मेडिसिन को हम 1 पोटेंसी में देते हैं। तो ये जो OCD में मेडिसिन दी जाती हैं ये मोस्टली 1 पोटेंसी में दी जाती हैं। तो आर्सेनिक एल्बम ऐसे मरीजों में 1 पोटेंसी में दीजिए। उसके बाद जो दूसरी मेडिसिन आती है वो है नेट्रम म्यूर। नेट्रम म्यूर का मरीज़ भी आर्सेनिक की तरह बहुत ज़्यादा फास्टिडियस होगा और बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होगा, लेकिन नेट्रम म्यूर का जो मरीज होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इंट्रोवर्ट होता है, जल्दी से किसी से घुलता मिलता नहीं है। यदि आप उसको कंसोल करना चाहेंगे तो उसको रोना आने लगेगा, कंसोलेशन एग्रवेट्स, या फिर कंपल्सिव बिहेवियर्स आर रिलेटेड टू ग्रीफ एंड इमोशंस। यदि किसी दुख के बाद, इमोशंस के बाद उसके कंपल्सिव बिहेवियर आने शुरू हो गए हैं तो ऐसे मरीजों को नेट्रम म्यूर 1 पोटेंसी में दी जाती है। नेट्रम म्यूर 1 पोटेंसी। अब तीसरी मेडिसिन जो आती है दैट इज़ लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम का पेशेंट भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, एप्रीहेंसिव होता है, मेमोरी वीक होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, जिसकी वजह से उसको पब्लिक में परफॉर्म करने में डर लगता है, या फिर कंफ्यूजन ऑफ थॉट्स रहेंगे, कुछ लिखेगा तो मिस्टेक जल्दी कर देगा। तब ऐसे मरीजों को हम
लाइकोपोडियम 1 पोटेंसी में देंगे। फोर्थ मेडिसिन जो आती है वो है मिडोराइनम। मिडोराइनम के पेशेंट्स में भी मेमोरी वीक होती है। दे हैव अ कंफ्यूजन ऑफ थॉट्स, या फिर बोलते बोलते वो भूल जाएंगे कि उनको नेक्स्ट क्या बोलना है। उसके साथ साथ उनके अंदर एक डर होगा, फियर ऑफ इनसेन, या फिर फियर इन द डार्क। डार्क में उनको डर लगेगा कि जैसे कि कोई पीछे उनके खड़ा हुआ है, या उनको फियर ऑफ लूजिंग हिज रीज़न, कोई उनको गलत ना बोल दे, या फिर उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी या रेस्टलेसनेस प्रेजेंट होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को जिनकी मेमोरी वीक है, एप्रीहेंशन है, फियर है, एंजाइटी है, रेस्टलेसनेस है, सेंसिटिव है, तो ऐसे मरीजों को मिडोराइनम 1 पोटेंसी में दी जाती है। द लास्ट मेडिसिन इज थुजा। थुजा के अंदर भी इंट्रूसिव थॉट्स हैं जो कि ऑब्सेशन एंड कंपल्शंस के मरीजों में मिलते हैं। जैसे समथिंग इज अलाइव इन द एब्डोमेन, एब्डोमेन में लगेगा कुछ जिंदा घूम रहा है, या बॉडी एंड द सोल आर सेपरेटेड, या फिर समवन इज बिहाइंड हर, कोई साइड में खड़ा हुआ है। उसके साथ साथ उसको एंजाइटी भी होगी, सेंसिटिव भी होगा, रेस्टलेसनेस भी होगा। तब हम ऐसे मरीजों में थुजा को 1 पोटेंसी में देते हैं। तो ये 5 होम्योपैथिक दवाइयाँ ओसीडी के मरीज में बहुत ही अच्छा काम करती हैं। इस दवाइयों में से आपको कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन मैच करती है उस दवाई को सिलेक्ट करके देना है। इसके साथ साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ओसीडी के जो सिम्टम्स होते हैं वो स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा बढ़ते हैं। तो ट्राई टू रिड्यूस योर स्ट्रेस आइदर बाय डूइंग सम मेडिटेशन, सम योगा और सम रिलैक्सेशन टेक्निक्स। अपने स्ट्रेस को कम करना है, या फिर उसके साथ साथ आप अपने माइंड को एंगेज करके रखिए, चाहे वो आपकी कोई हॉबी हो या कुछ और। यदि आप अपने माइंड को एंगेज रखेंगे तो उनके अंदर जो ऑब्सेशन है, जो इंट्रूसिव थॉट्स हैं, वो कम से कम आएंगे, और जो आपका कंपल्सिव बिहेवियर है उसकी वजह से वो भी आपका कम हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं। अपने स्ट्रेस को कम रखें, साथ साथ अपने माइंड को अपनी हॉबी में या किसी भी चीज़ में एंगेज कर रखें। तो इसी तरीके के वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी नई वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करें।